आइए दूसरे वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए मैं बात कर रहा था कॉन्सोनेंट के अंतर्गत जो लेटर्स थे उनको मैं सिद्ध कर रहा हूं कि मेरी जो परिभाषा थी उसके अनुसार ये आते हैं या नहीं। इनको मैं समझता हूं कि इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन से होते हैं और कौन से नहीं। शायद आपने याद किए होंगे, याद नहीं करना है, केवल परिभाषा को याद रखना है। परिभाषा अगर आपको याद है तो आप निकाल भी सकते हैं उसको। मैंने जैसा कहा अभी, ऐसे लेटर्स जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर के अंतर्गत आने वाले लेटर्स के उच्चारण की आवश्यकता पड़ेगी तो ही ये लेटर्स कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। हम इसको निकाल सकते हैं अभी। कैसे? मैंने जैसे बी को उठा लिया, मुझे मान लीजिए मुझे नहीं पता कि बी एक कॉन्सोनेंट है या नहीं। मैंने बेटा बी को उठाया, मैंने बी को लिखा यहाँ पर। अब इसका मैंने किया उच्चारण। मैंने पहले कहा था ऐसे लेटर्स जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण में कर रहा हूँ, उच्चारण का मतलब हिंदी से होता है, उच्चारण करते समय हमें इन लेटर्स में से किसी की यदि आवश्यकता पड़ेगी, इनके उच्चारण की, मीन्स वोवेल्स की, तो ही ये कॉन्सोनेंट होगा, अन्यथा ये कॉन्सोनेंट नहीं है। देखिएगा मैंने बी लिखा। अब बी का उच्चारण कैसा होगा? पहले तो लिखा मैंने बासे बकरी। सभी बच्चे जानते हैं मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, अब आपको हिंदी में मैं लेके चलता हूँ। बासे बकरी मीन्स कासे कबूतर से लेकर और छत्रज्ञा के बीच में बासे बकरी कहीं आती है। आप सभी बच्चे जानते, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि बासे बकरी जो है हमारी वो व्यंजन के अंतर्गत आती है, मीन्स कॉन्सोनेंट है। ऐसे लेटर्स में फिर उसी पर जाता हूँ, ऐसे लेटर्स जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर शब्दों की, स्वर के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनके उच्चारण की आवश्यकता पड़ने वाली है तो ही ये आपका व्यंजन होगा। बासे बकरी व्यंजन है लेकिन इसमें अभी स्वर नहीं आया। अब मैं इसमें लगा लेता हूँ बड़ी की मात्रा, तभी लिखी जाएगी बी। आप सभी जानते हैं तभी बी होगा। अब मैंने बासे बकरी में बड़ी की मात्रा जो लगाई हुई है, अब ये लिखा बेटा बी। आप देखिएगा बासे बकरी हुआ व्यंजन, और जो मैंने बड़ी की मात्रा लगाई है सभी बच्चे जानते हैं कि बड़ी ई की मात्रा मीन्स बड़ी ई। मैंने पहले ही कहा था छोटा से लेकर आहा तक आपके जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं और बड़ी ई भी उसी में शामिल है। मीन्स व्यंजन, बासे बकरी व्यंजन हुआ और बड़ी ई की मात्रा स्वर हुई, मीन्स वोवेल। मतलब मैंने जो आपको अभी बताया था, जो परिभाषा बताई थी मैंने कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन की, वह मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दी। जिनका उच्चारण करते समय मैंने बी का उच्चारण किया, स्वर मीन्स ये बड़ी की मात्रा स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उन लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। मीन्स बी हमारा कॉन्सोनेंट है। अब आप बताइए क्या इसको याद करने की आवश्यकता थी? इसको केवल समझना है, परिभाषा याद होनी चाहिए। एक लेटर में और उठा लेता हूँ, जैसे मैं उठा लूँ एच। एच। अब मैं बेटा अगर एच को लिखता हूँ, मैंने एच को अगर लिखा, मैंने एच को अब लिखा और मैंने लिखा ऐसे एच। देखिएगा मैंने एच को जब लिखा, मैंने उच्चारण किया और उच्चारण को भी मैंने लिखा एच, तो मैंने लिखा ए से एड़ी और चा से चम्मच। इसका मतलब मैंने स्वर भी लिखा और व्यंजन भी लिखा। ए से एड़ी हुआ स्वर, सभी बच्चे जानते हैं कि ए से एड़ी स्वर होता है, और चा से चम्मच हुआ व्यंजन, क्योंकि का से कबूतर के बाद आता है। स्वर और व्यंजन दोनों का मेल,
स्वर और व्यंजन के मेल से बन गया हमारा व्यंजन। मीन्स व्यंजन को लिखते समय हमें स्वर की उच्चारण की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मैं एक और उठा लेता हूँ। मैंने जैसे उठा लिया, चलिए वाई उठा लेता हूँ मैं। वाई मैं यहाँ लिखूँ वाई, मैंने ये लिखा वाई। देखिए मैंने इसका उच्चारण किया, वा से वन। सभी बच्चे जानते हैं कि यह एक व्यंजन है। बड़े आ का डंडा मीन्स बड़ा आ। बड़ा आ बेटा सभी जानते हैं कि ये एक स्वर है। व्यंजन और स्वर तो इसी में हो गया, वा लिखने में ही। अब ये लिखा मैंने ई का मतलब बड़ी, तो सभी जानते हैं कि बड़ी ई भी बेटा एक स्वर है। अर्थात मैंने जो परिभाषा आपको बताई हुई थी कि व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वर की। देखिएगा स्वर क्या है। मैंने कहा था ए, ई, आई, ओ और यू 5 स्वर थे। मैं इनका उच्चारण भी कर लेता हूँ व्यंजन वर्णों की के समान। इनमें इनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी, तभी ये स्वर कहलाएंगे। देखिए कैसे। मैंने लिखा ए, ऐसा ही लिखा जाएगा ए। आप खुद देख सकते हैं ऐसे एड़ी एक स्वर है, कोई व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं है और यह हमारा स्वर के अंतर्गत आएगा। अब मैं लिख लेता हूँ ई, बड़ी ई। नेचुरली बड़ी ई भी हमारी स्वर के अंतर्गत आती है। अब मैं ले लेता हूँ आई, आ, ई। आ भी स्वर, ई भी स्वर, मीन्स दोनों अभी आपके स्वर ही हैं, व्यंजन वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ले लेता हूँ मैं ओ। मैंने बेटा यहाँ पर ओ लिखा, वो ऐसे लिखेंगे। जब ऐसे लिखेंगे तो सभी बच्चे जानते हैं कि ओ एक स्वर है, व्यंजन वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं आ रही। अब देखिए ये जो मेन लेटर है, मैंने इसको मेन इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कहा यू, अगर इसमें स्वर और व्यंजन की दोनों की आवश्यकता पड़ गई तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, या हो सकता है कि इन्हीं की तरह हो जाए। मैंने लिखा यहाँ पर यू, या में बड़ा ऊ की मात्रा यू, ऐसे ही लिखेंगे बेटा यू। अब आप समझ सकते हैं, ए को लिखा तो केवल स्वर आया, ई में भी केवल स्वर, आई में भी केवल स्वर ही स्वर है, ओ में भी स्वर है। यू के जब मैंने लिखा तब मैंने या से यज्ञ बनाया। आप खुद बताइए, जो मैंने परिभाषा अभी बताई थी क्या उसके अनुसार यह सही है? इसमें तो बेटा व्यंजन भी आ गया, इसमें तो व्यंजन भी है और बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो स्वर भी है। अब दोनों का इसमें मेल हो रहा है, तो इस प्रकार से यह फिर कैसे हुआ स्वर? क्योंकि स्वर तो वो वर्ण है जिनके उच्चारण में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बेटा यहाँ तो फिर ये व्यंजन आ गया, या से यज्ञ, फिर यहाँ ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्या परिभाषा गलत थी? क्या यू ऐसे नहीं लिखा जाता है? कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक कहाँ है ये? आइए हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सर इनमें तो सही से आपने सिद्ध किया है, लेकिन इस यू को आपने जब सिद्ध किया तो सर या से यज्ञ तो व्यंजन है, जबकि स्वर के अंतर्गत व्यंजन नहीं आते। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, उनमें व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यू में तो आवश्यकता पड़ गई। अब इसको मैं अगले वीडियो में मैं समझा दूंगा। तब तक के लिए
थैंक यू।